आज अपन 2 साल की बात करें तो 2 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो राइजिंग राजस्थान सरकार पहली बार लेके आई और उसमें अभी 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उनमें 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर भी एक साल में उतार दिए। नौकरियों के मामले में 1,52,000 अभी प्रक्रियाधीन है। अगले साल का 2026 का कैलेंडर भी बन गया है। तो इस तरह हर साल का कैलेंडर बना करके हम लगातार ये भर्तियां कराएंगे और साफ सुथरी और पारदर्शी तरीके से ये मतलब भर्तियां कराएंगे। राजस्थान में हमारे पूरे आरसीडीएफ है, चॉइस डेयरी संघ है और उनमें जो सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहा है। आईटी से संबंध में आजकल नया युग आ रहा है तो उसके संबंध में होती है, तो वो भी धीरे धीरे इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और बदलाव करके नई टेक्नोलॉजी को हम जोड़ करके और भी जैसे इस डेयरी सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास चर्चा में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सरकार के 2 साल बेमिसाल की, जहां सरकार उसकी उपलब्धियां गिनाने में लगी पड़ी है। तो वहीं आज बात करेंगे जोराराम जी से कि उनकी जो विभाग हैं उसमें क्या उपलब्धियां रही। सब पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। क्या लगता है जो आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं 2 साल की बेमिसाल की, इसमें आपके विभागों में क्या उपलब्धि रही और क्या आने वाले टाइम में नया कुछ होने वाला है? राजस्थान में सरकार बने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 साल अभी पूरे हुए और 2 साल के कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने बेमिसाल काम किए हैं, एक ऐतिहासिक काम किए हैं, वो निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा। आज अपन 2 साल की बात करें तो 2 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो राइजिंग राजस्थान सरकार पहली बार लेके आई और उसमें अभी 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उनमें 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर भी एक साल में उतार दिए। प्रवासी दिवस भी इस बार भी मनाया और आगे भी प्रवासी दिवस के कार्यक्रम होंगे। तो प्रवासियों को जोड़ने के लिए भी जैसे एकल खिड़की खोली, साथ ही साथ में अलग विभाग भी खोला जिससे वो प्रवासी राजस्थान से जुड़ करके राजस्थान में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। और 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हुए हैं उससे निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, लाखों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी मिलेगी, साथ ही साथ में यहाँ उद्योग धंधे भी लगेंगे तो राजस्थान का विकास भी होगा। साथ ही साथ में रोजगार के अवसर की बात करें तो सरकारी नौकरियों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उन्होंने अभी तक जैसे हमारी सरकार ने 90 से 92 हजार की नौकरियां नियुक्ति पत्र भी दे दिए और अभी 15-20 हजार नियुक्ति पत्र देने वाले, अगले महीने में देने वाले। तो नौकरियों के मामले में 1,52,000 अभी प्रक्रियाधीन है। अगले साल का 2026 का कैलेंडर भी बन गया है। तो इस तरह हर साल का कैलेंडर बना करके हम लगातार ये भर्तियां कराएंगे और साफ सुथरी और पारदर्शी तरीके से ये मतलब भर्तियां कराएंगे। पिछले सवाल एक मैं आपसे रोकना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग की, जिसमें आपने कई विदेशों की टेक्निक को राजस्थान में लाने का प्रयास किया है। क्या लगता है वो सफल होगी? वैसे डेयरी सेक्टर में हमारा सेक्टर बहुत मजबूत है और राजस्थान में हमारे पूरे आरसीडीएफ है, चॉइस डेयरी संघ है और उनमें जो सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहा है। लेकिन कई चीजें ऐसी है जो तकनीकी चीजें होती है और आईटी से संबंध में आजकल नया युग आ रहा है तो उसके संबंध में होती है, तो वो भी धीरे धीरे इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और बदलाव करके नई टेक्नोलॉजी को हम जोड़ करके और भी जैसे इस डेयरी सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। वैसे हमारा डेयरी सेक्टर है, अभी हमने जब से ये हमारी सरकार आने से पहले है, हमारे 15 डेयरी संघ घाटे में चल रहे थे और भी डेयरी संघ चल रहे थे जो उनकी जैसे हमारी सरकार आने के बाद में हमने मजबूत तरीके से इसको डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का काम किया और जो जितने 15 डेयरी संघ घाटे में थे उनको घाटे से उबार करके नफे में लाने का काम किया, दूसरे संघों को और ज्यादा नफे में लाने का काम किया और जिससे किसानों को उसको डेयरी संघों से बोनस भी मिले और साथ ही साथ में
डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए माननीय जो हमारे सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, उनकी मंशा है कि राजस्थान में डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है। तो हमने वहां पर जैसे है ना नए जैसे डेयरी प्लांट जहाँ आवश्यकता है वह लगाने के लिए, पुराने प्लांटों के सुदृढ़ीकरण के लिए, कैटल फीड प्लांट नए लगाने के लिए, पुराने प्लांटों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मुख्यमंत्री जी ने दो बजट में घोषणाएं की और घोषणाओं की क्रियान्वित है तो 1000 करोड़ की अभी स्वीकृति दे दी है। तो वो 1000 करोड़ की स्वीकृति मिलते अभी टेंडर हो गए और टेंडर होने के बाद में वो हम उसको काम कराएंगे तो हमारा डेयरी सेक्टर और भी मजबूत होगा, जिससे डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में एक रोजगार के बहुत बड़ा अवसर डेयरी में मिलता है। नीचे हमारी समितियां है, वह महिलाओं को रोजगार मिलता है, फिर बाद में समितियों से वो दूध हमारी डेयरी में आता है तो वहां भी युवाओं को रोजगार मिलता है। वापस हमारे जो डेयरी के दूध के प्रोडक्ट बन करके हम बूथों और पॉलर के मार्फत बेचते हैं तो वहां भी युवाओं को रोजगार मिलता है। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए इस सेक्टर को हम और मजबूत कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से अभी देश नहीं पूरी दुनिया एआई पे टिकी हुई है, क्योंकि एआई जब से आया है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हाई क्लास जाती जा रही है। क्या लगता है इस एआई का इस डेयरी या पशुपालन में या इन प्रोडक्ट बनाने में यूज होगा और इसमें नौकरियां घटेंगी? क्या लगता है होगा? अभी जैसे यहाँ भारत में राजस्थान में एआई अभी धीरे धीरे अभी शुरुआत है और शुरुआत में है तो इससे जैसे नई टेक्नोलॉजी है तो उससे काम करने की गति बढ़ेगी और साथ ही साथ में जैसे गति बढ़ने से विकास की दर है, विकास भी ज्यादा होगा और निश्चित रूप से नौकरियां घटेगी तो नहीं, नौकरियां एआई करने वाले पे भी जैसे आज कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के ऊपर भी तो ऑपरेटर की जरूरत होती है। आज जैसे हर जो मशीनरी है तो उस मशीन के ऊपर भी कोई न कोई ऑपरेटर की जरूरत होती है, मशीन को चलाने के लिए जरूरत होती है। तो नौकरियां तो वैसे नहीं घटेगी, लेकिन ये एआई निश्चित रूप से हमारी काम की गति को बढ़ाएगा। जयपुर को छोटा काशी कहा जाता है, देवस्थान के यहाँ ऐसे छोटे और प्राचीन जयपुर शहर के अंदर इतने मंदिर हैं जिसको देखने देश विदेश से लोग आते हैं। एक संकट बना पड़ा है कि जयपुर में और राजस्थान में इस तरीके के छोटे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों द्वारा कि उन पे कब विभाग कार्रवाई करेगा? निश्चित रूप से जो हमारे देवस्थान विभाग के जो मंदिर है वो जयपुर में 42 मंदिर है। बाकी जो मंदिर है वो या तो कोई समितियां चलाती है या कोई संस्थाएं चलाती है या कोई ट्रस्ट चलाते हैं, तो वो मालिकाना हक उनका होता है। हमारे 42 जो मंदिर है वो पूरी तरह से उनके ऊपर किसी तरह का कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है और यदि ऐसा होता है तो हमारे पास आते ही उनमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और दूसरा जैसे जो ट्रस्ट समितियां या जो संस्थाएं चलाती है वहां पर यदि किसी तरह का जैसे कोई आता है, शिकायत आती है अतिक्रमण की, तो उसका पूरा का पूरा जैसे जिला कलेक्टर को, एसडीओ को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है और जहां भी जब भी शिकायत आती है तो हम उनसे तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं। एक आखिरी सवाल और है भाई साहब, बीजेपी ने एक नया सेंटेंस चालू किया है जिसको हम कहते हैं कि जन सुनवाई, जिसमें हर मंत्री अपने विभाग के और घर से जन सुनवाई कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से जो बंगले हैं उनसे, और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई चल रही है बीजेपी कार्यालय से, जिसमें 2 मंत्री मिलते हैं जो जन सुनवाई करते हैं। क्या लगता है कि इससे कितना फायदा कार्यकर्ताओं को और आम जनता को होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ की एक अच्छी पहल है कि वो जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये जो शुरुआत की है। वैसे मंत्री स्तर पे तो जन सुनवाई पहले से शुरू थी। हमारा जैसे सुबह जन सुनवाई 9 बजे से 11 बजे तक हर मंत्री के
निवास पर जन सुनवाई होती थी, फिर कार्यालय में जाते थे, कार्यालय में भी दिन भर जो लोग आते थे उनकी हम सुनवाई करते हैं। साथ ही साथ में प्रवास के समय भी हम प्रभारी जिलों पे भी जन सुनवाई करते हैं, साथ में अपने गृह जिले में जाते हैं तो वहाँ भी जन सुनवाई करते हैं। तो मंत्री स्तर की सुनवाई पहले से चल रही थी। अभी जैसे जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई का ये क्रम शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। उससे क्या है कि कोई कार्यकर्ता या कोई भी आम जन भी वहां आकर के अपनी जन सुनवाई में वो दर्ज करा सकता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान सरकार के स्तर पर हो सके। ये कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को खुश करने का काम बीजेपी कर रही है। नहीं, कार्यकर्ताओं की भी अपनी समस्या होती है, कार्यकर्ताओं के भी अपने काम होते हैं। कार्यकर्ता रात दिन पार्टी के लिए दौड़ता है, सरकार के कामों के लिए भी दौड़ता है, रात दिन जनता के लिए कार्यकर्ता दौड़ता है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही जैसे सरकार बनाने में और पार्टी को चलाने में उनकी मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो कार्यकर्ता के अपने कोई काम है, कोई अटके नहीं, जो वाजिब काम है वो अटके नहीं और समय पर उनके पूरे हो जाए तो कार्यकर्ता को राहत मिलती है। तो उन कार्यकर्ताओं के कई काम जैसे समय पर नहीं होते, इसलिए जन सुनवाई का ये चरण रखा है, जिससे समय पर उनके काम हम कराने में मदद कर रहे हैं। कांग्रेस इस पे भी निशाना लगा रही है कि बीजेपी दिखावा कर रही है, कांग्रेस बीजेपी जन सुनवाई करके कार्यकर्ताओं के साथ मजाक कर रही है, ऐसे आरोप कांग्रेस लगातार हमलावर है। वो कांग्रेस का तो हमेशा देखो ये आरोप लगाना ही उनका काम है। भाई उनको किसने मना किया था कि वो अपने कांग्रेस के कार्यालय में जन सुनवाई नहीं करे? उनको किसी ने मना नहीं किया था। 5 साल उनके पास सरकार थी, वो भी करते, उनके मंत्री जन सुनवाई करते, उनको भी किसने मना किया था? वो प्रभारी जिलों पे जन सुनवाई करते, उनको किसने मना किया था? तो उनको भाई 5 साल में यदि उन्होंने की होती तो जनता वापस उन्हें ले आती। 5 साल उन्होंने की नहीं, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। हमको मौका दिया तो हम तो अपनी जो है ना पूरा मेहनत करके जितनी अपन जनता की कार्यकर्ताओं की सेवा कर सकते हैं उतना हम करेंगे। उससे भी ज्यादा हमारी जो जितनी क्षमता है उससे ज्यादा करके हम प्रयास करेंगे कि हम जनता की और कार्यकर्ताओं की सेवा करें। ये हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिन्होंने कहा कार्यकर्ता वो हिस्सा है पार्टी का जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो कार्यकर्ता पार्टी को बनाने चलाने से लेके हर काम में मेन भूमिका निभाता है। तो मंत्रिमंडल अगर उनकी जन सुनवाई कर रहा है तो वो क्या गलत है? क्योंकि कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है लगातार। उन्होंने कब किसी पार्टी ने मना किया या किसी मंत्री ने कब मना किया? उनके कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई उन्होंने क्यों नहीं की? आगे लगातार हमारे साथ बने रहिए ऐसी तरोताजा खबरों के लिए। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।